اللہ ताला का शुक्र है जी, बहुत अच्छा मेरा विज़िट रहा। कल मेरा यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन था और इसमें मुझे जो जज्बा देखने को मिला और जो कारकुनों का जज्बा था, जो उनकी कमिटमेंट थी, उससे बड़ा मुझे एक इनकरेजमेंट मिली, हौसला मिला। और मुझे इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि बेशक महंगाई है और हालात इस वक्त जो है वो मुश्किल हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है और ये भी एक हकीकत है कि कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। आवाम को पता है कि मुश्किलात किसकी लाई हुई हैं और वो उम्मीद का जो एक दिया है वो अभी भी रोशन है। तो ये ज़िम्मेदारी अब मेरे जो हमारे कंधों पर है और दिन रात एक करेंगे इंशाल्लाह और उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मेरे विज़िट्स हैं ये मल्टी प्रॉन्ग्ड हैं। एक तो ये कि मुझे जमात के तमाम MNAs, MPAs जो लोकल क़यादत है उनके साथ और टिकट होल्डर्स के साथ विंग्स के साथ बैठने का मौका मिला है, उनको जानने का, उनको समझने का, उनकी बात सुनने का मौका मिला है। तो मेरे लिए एक बड़ा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है और उनसे बातचीत जब मैंने की तो मुझे बहुत मेरे लिए हौसला अफजा थी। तो इंशाअल्लाह ताला जी ये बड़ा आने वाला वक्त जो है वो ब्राइट है जी। बाई इलेक्शन के लिए या फिर जनरल इलेक्शन के लिए दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आप इलेक्शन में जाते हैं? पीडीएम आप इकट्ठे होंगे या फिर अलग? देखिए, मैं अभी इलेक्शन चाहे बाई इलेक्शन हो या वो जनरल इलेक्शन हो, हमें हर चीज़ के लिए तैयारी रखनी है और उसके इन एडिशन टू दैट मेरी कोशिश ये है कि आवाम के अंदर जो हकायक हैं उनको लेकर जाऊं, अवेयरनेस कैंपेन जो है अपनी जमात को मुतहरिक करूं, अपने कारकुनों को मुतहरिक करूं, अपने जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे जो MNAs हैं, MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करें। तो ये सब कुछ जो है वो कल्मिनेट करेगा इनटू इलेक्शन कैंपेन, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों। तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे ज़ोर शोर से शुरू कर दी है जी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, जितने बयान उन्होंने दिए, उनके खिलाफ आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या वो इतने ज़्यादा लाडले बन चुके हैं कि वो आइन भी तोड़ें, जो कुछ मर्जी करें, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बड़ा पर्टिनेंट और रेलेवेंट सवाल है और ये सवाल जो है ना सिर्फ आपका नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी सवाल है, ये मेरा भी सवाल है। देखिए, इसका अब जवाब ज़रा तहम्मुल से सुने और ये जवाब जो है ना ये मिसकंसेप्शंस पे बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी पे बेस्ड है जो पूरी कौम के और आप सब के सामने है। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, उसके बावजूद जिस तरह से 200 से ज़ायद पेशियां उन्होंने भुगती, मैं उनके साथ होती थी। ये जो पैनामा केस चल रहा था उसमें हफ्ते में 5 दिन, कभी 6 दिन हम नैब के कोर्ट में पेश होते थे। एक दिन की छुट्टी होती थी, वो संडे था। और किस केस में? उसका नतीजा क्या निकला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। और आज ये बदनामे ज़माना केस है, एक दाग है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हम लोगों पर लगा है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप इकामे पर घर भेज देते हैं और उसके लिए, इस फ्रॉड के लिए उसको आपने सैकड़ों पेशियां जो है उसने भुगती अपनी बेटी के साथ। हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत ख़त्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। एक दिन में 2 बार हम उसी अदालत में दोबारा गए। तो दूसरी साइड पे जब मैं देखती हूँ वहाँ इकामा नहीं है, वहाँ पर जो बेटे से तनख्वाह ना लेने का फ्रॉड नहीं है, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं और हीरे जवाहरात लिए हुए हैं। फॉरेन फंडिंग में इस्टेब्लिश्ड है, सफ़े भरे पड़े हैं एविडेंस के कि बाहर से नाजायज़ पैसा आया और उसको छुपाया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, मिस डिक्लेरेशंस दी गई। फिर अब जो केस अदालत में चल रहे हैं
ان میں جو آئی اوپننگ ایویڈنس ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ عدالت میں آتے نہیں ہیں، کبھی ایک بہانہ کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا بہانہ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ سہولت نواز شریف صاحب کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مریم نواز کو حاصل تھی؟ کیا یہ سہولت مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز کو حاصل تھی؟ تو سوال تو کرنا بنتا ہے کہ ابھی تک ایک انسان جس نے جرائم کیے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک کیوں ایسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جب چاہے عدالت میں پیش ہو جائے، جب چاہے وہ خط لکھ کے بھیج دے کہ میں نہیں آ سکتا. تو ایسے تو بات نہیں بنے گی نا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قانون اپنا راستہ لے گا، اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، بھگتنی چاہیے. ورنہ یہ جو ون سائیڈڈ انتقام ہے نا، پھر اس کے اپنے ریپیکرشنز ہوتے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اشارہ کیا، اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے پہ انتقام آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو انتقام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رانا صاحب ایک جعلی، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جعلی مقدمے میں کتنے مہینے رانا صاحب آپ قید بھگت کے آئے؟ 6 ماہ. اور جس قسم کی وہ ان کی تصویر تھی ایک سیل میں کھڑے ہوئے، جس قسم کی ان کی قید تھی، یہ لوگ تو ابھی ان کو تو ہاتھ ہی نہیں لگے، ان کو تو کسی نے انگلی نہیں لگائی. اب میں 5 مہینے 2 دفعہ قید میں رہ کے آئی ہوں، ڈیتھ سیل میں رہ کے آئی ہوں. نواز شریف صاحب 1 سال قید بھگت کے آئے ہیں، اور باقی ہماری جماعت کے سارے لوگ نہیں، ہماری جماعت کے باقی لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا، ان کو تو ابھی 2 دن کی قید میں ان کے پولیس والوں کے گلے لگ کے یہ رونے لگ گئے. تو ابھی تو انصاف ہونا شروع ہی نہیں ہوا، انصاف تو ابھی ہوگا انشاءاللہ. کی حکومت ہے، میڈیم اس وقت یکجا ہے، پارلیمنٹ میں بھی آپ بیٹھے ہیں، تو کیا ایسی کوئی قانون سازی یا کوئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ماضی سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے، اور پچھلے 4-5 سال میں جو عوام نے دوہرا معیار دیکھا ہے کہ ایک معیار جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے لیے، اور ایک معیار جو تھا وہ لاڈلوں کے لیے تھا. تو جو وہ ڈیم والے بابا جی کا جو اس وقت حشر ہوا ہے، اور کھوسا صاحب نے جو کیا ہے، میرا خیال ہے، اور جو ناانصافی ہوئی ہے، اس میں جو قوم کے اندر اویئرنیس آئی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی لیڈ کرے گی جو ہم اصلاحات دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم انصاف کا معیار دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ اویئرنیس کی وجہ سے یہ چیز آئے گی، بالکل آئے گی. اور جب تک جو انصاف کا معیار ایک نہیں ہوگا، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. 16,000 سے زیادہ میڈیا انڈسٹری کے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو کیا ان کی بحالی کے لیے بھی آپ کی حکومت کوئی پلان کر رہی ہے؟ جو آپ 1 کروڑ نوکریاں آپ نے دینے کی بات کی ہے، میں تو وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں یا وہ 50 لاکھ گھر ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ پوری قوم کے سامنے ان کے دعووں کی جو حقیقت ہے وہ آج سامنے ہے. ایک ہی وعدہ آئی تھنک ان کا وفا ہوا ہے کہ میں ان کو رلاؤں گا. میرا خیال ہے وہ اپنی جماعت کی بات کر رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور حکومت میں جو مظالم پریس پر، میڈیا پر ڈھائے گئے ہیں، اور جس طرح بہت سے پریس کے، میڈیا کے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑے. ایک تو جو اس وقت کے اکنامک کنڈیشنز تھے اس کا اثر بھی آیا. دوسرا آئی تھنک جو حق اور سچ کی آواز تھی اس کو دبانے کے لیے بھی بہت سارے صحافی حضرات کو اپنے گھر جانا پڑا. تو یہ بڑا ایک افسوس کا مقام ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا اور صحافی حضرات کے لیے بھی بہتر ہوگا. میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا انسان کو راستہ دکھاتا ہے، میڈیا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور میں اس سے سیکھتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہونا چاہیے. اب نئے اب آپ ہیں، ادھر سے بلاول صاحب ہیں، اب ایک نیا سمجھے کہ دوسری نسل آ گئی ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی بہتری کر رہی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال سے اتفاق نہیں کرتی. ایک انتقام ہوتا ہے اور ایک اپنے جرائم کی جواب دہی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. رانا صاحب کے کیس کا آپ نے
حوالہ خود ہی دے دیا. جی جی جی, مثال آپ نے دی, اب انہی کا کیس آپ اٹھا لیں. مطلب ہمارے مخالفین نے بھی اس وقت بھی جب یہ کیس بنایا جا رہا تھا, ہمارے مخالفین نے بھی یہ بات مانی کہ یہ کیس چھوٹا تھا, اور جو کہتے تھے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, تو آج ان کو جواب دینا چاہیے نا اس بات کا کہ وہ جان تو دینی اللہ تعالیٰ کو, مگر جواب بھی دینا پڑے گا, اس دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے سمجھنا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ انتقام تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کے ای سی پی کے چیئرمین کو یا حکومتی عہدیداروں کو, ان کے خاندانوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں, تمہارے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے نہیں, تو کیا وہ صرف اس لیے بچ کے نکل جائے کیونکہ وہ ایک سیاستدان ہے؟ ایک انسان جس نے عدالت میں جھوٹ بولا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو چھپایا ہے, اور آج وہ جواب دینے سے بھاگ رہا ہے, تو کیا اس کو, اور جھوٹ بولا ہے قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو کیا وہ اس بات کے لیے چھوڑ دیا جائے, اس کے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ سیاستدان ہے؟ اور ایک آپ نے گھڑیاں بیچی ہیں, آپ نے دوسرے ملکوں کے دیے گئے اسٹیٹ آف پاکستان کو جو تحائف دیے گئے, آپ نے ان کے بارے میں جھوٹ بولا, ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے ان کو بیچا, اور ان کو بیچ کے دبئی سے جو پیسے آپ پاکستان لے کر آئے وہ آپ ایک جہاز میں بھر کے لائے, منی لانڈرنگ کی آپ نے. تو کیا آپ کو اس لیے کھلی چھوٹ دے دی جائے کیونکہ آپ ایک جماعت کے سربراہ ہیں؟ اور پھر فارن فنڈنگ میں نے آپ کو ابھی جیسے بتایا, کلیئر ایویڈنس ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کے لیے آپ نے انگلینڈ میں کلبز میں جھوٹے میچ کروائے, اور وہ پیسہ آپ پاکستان لے کر آئے, اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے بارے میں جھوٹ بولا, وہ اکاؤنٹس چھپائے, تو آپ کو صرف اس لیے بیل آؤٹ دے دیا جائے کیونکہ آپ ایک سیاستدان کے کا نقاب آپ نے اوڑھا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی اقامہ پر نکالا نہیں جا رہا, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا نہیں جا رہا. یہ حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جرائم کریں, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے, میڈیا پہ آ کر کھلے عام لوگوں کو دھمکیاں دیں, ان کے خاندانوں کو ڈرائیں دھمکائیں, اور آپ صاف بچ کے نکل جائیں. یہ نہیں ہوگا. آپ پلیز دونوں چیزوں کو کائنڈلی ایکویٹ نہ کریں. ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں, میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی. چھوٹا سا سوال تھا. جی, اب آپ کے پاس اقتدار ہے, سوشل میڈیا کا کوئی آپ سرے آپ کر رہے ہیں, جو کوئی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, کوئی حکومت اس کا سرے آپ کر رہی ہے, کوئی پلاننگ کر رہی ہے؟ رانا صاحب یہ سوال ہے میرا آپ سے. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک دو چینلز ایسے ہیں جو پارٹی کے اسپوکس پرسنز بنے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز دیکھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ میرے بارے میں سٹیٹمنٹس چل رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, اور ذرائع لکھا ہوتا ہے آگے, کیونکہ جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو آگے ذرائع لکھا ہوتا ہے. تو یہ صرف سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرتا ہے, اور اس کے اوپر اس کی کوئی نہ پکڑ ہے نہ پوچھ ہے. تو جو آپ کے ڈیفیمیشن لاز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. سچ بولا ہے تو جواب دہی ہونی چاہیے, لیکن جھوٹ کی پکڑ بھی ہونی چاہیے. اور یہ سوشل میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ پرنٹ میڈیا کے لیے بھی ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی ہے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر آپ اس طرح کھڑے ہو کے گند نہیں اچھال سکتے. اب کتنے یہ جو ہماری مخالف جماعت کے اوپر کتنے ہرجانے کے دعوے ہوئے ہیں کیونکہ جھوٹ بولا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انگلینڈ میں آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کا چینل ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں, آپ کو اس کی پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہ بھی پاکستان میں ہونا چاہیے تاکہ جھوٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیا رسپانس کریں گی, اور اگر آپ کو کیسے آپ دیکھ لیں گے؟ میں شاہ محمود صاحب کو صرف یہی کہوں گی کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے نقصان اور فائدے کی بہت فکر ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی. مسلم لیگ نون اپنے فائدے کو بھی پہچانتی ہے, اپنے نقصان کو بھی پہچانتی ہے. بہرحال وہ بہت انہوں نے میری فکر کی ہے, اس کے لیے بڑی مہربانی ان کی.
दबाव मेरे पे तो कोई नहीं है, ना हमारी जमात पे, बल्कि अब दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके। और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, और राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। तो उसका आगाज़ ज़मान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। हम देख रहे हैं कि जो दागी साहब वापस भी हैं, मगर उनकी अभी तक वापसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है? जहाँ तक क्लीन स्वीप की बात है, तो अभी रिसेंटली वो लोग इलेक्शन हारे हैं, तो मैं तो ये बात नहीं मानती। पीटीआई ने जब कहीं इलेक्शन जीता भी है तो उसकी वजूहात कुछ और थी। उनके पीछे वो लोग थे जिन्होंने उनको इलेक्शन जिताया। पूरी दुनिया को इस बात का पता है, ये कोई छुपी हुई हकीकत नहीं है। लेकिन हम मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से मुल्तान में मैं जहाँ अब कल आई हूँ तो मैंने देखा जो सड़कें भी बनी हैं, जो मेट्रो बस बनी है, जितनी तरक्की जनूबी पंजाब में हुई है, मुस्लिम लीग नून ने नारा नहीं लगाया सिर्फ, मुस्लिम लीग नून ने आगे बढ़कर खिदमत की है लोगों की। जनूबी पंजाब में एक एक जो तरक्याती प्रोजेक्ट है वो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मेहनत है। और आइंदा भी मैं चाहती हूँ कि जनूबी पंजाब जो है वो पंजाब के हर हिस्से की तरह, बाकी हिस्सों की तरह, बल्कि उनसे भी तरक्की में ज़्यादा हो। तो और ये हमारा एजेंडा भी है। बाकी जो आपने बात की, इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब से भी, मुल्तान से भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी। हम अपनी जो इलेक्टोरल अलायंसेस हैं, जो अपनी अलाइनमेंट है, उसको देख रहे हैं। इसीलिए आज मेरी अभी इस मुलाकात के बाद मेरी अपने MNAs MPs टिकट होल्डर से मुलाकात है। हम अपने पूरी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी जो है वो उसको बैठ के मशावरत से तय करेंगे और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से यहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। जावेद हाशमी साहब की जहाँ तक आपने बात की, जावेद हाशमी साहब एक मेरे लिए बहुत काबिल कदर और काबिल एहतराम हैं, वेटरन आई थिंक सियासतदान हैं। तो हम उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनका तजर्बा है, उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और उसको वो जमात के साथ हैं, मशावरत में भी साथ हैं। देखें, जनूबी पंजाब का जो इन्होंने ड्रामा किया था, सूबा महाज जो बनाया था, वो उसकी जो वो इलेक्शन के दिन तक था। उसके बाद वो दावे जो उन्होंने किए थे वो कभी वफा नहीं हुए। वो वादे जो किए थे वो जनूबी पंजाब के साथ, वो कभी वफा नहीं हुए। जनूबी पंजाब के वादों को, सूबा बनाने के वादों को, तरक्की के वादों को, वो जो इन्होंने गले में वो डाल के जनूबी पंजाब के वो शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ के साथ, वो वादे हमने वफा होते ही नहीं देखे। वो जिस दिन ये इलेक्शन यहाँ से जीते उस दिन वो नारे भी ख़त्म हो गए, वो वादे भी वफा नहीं हो सके। तो वो एक ड्रामा था, सिर्फ एक स्टंट था इलेक्शन का, तो जिसमें फिर जनूबी पंजाब के अवाम को सफ़र भी करना पड़ा। जहाँ तक आपने सूबा बनाने की बात की, देखें उसकी करारदाद, उसकी एक आइनी रिक्वायरमेंट थी कि उसकी करारदाद पंजाब असेंबली से पास की जाए, वो हमने की। और इंशाअल्लाह ताला जब हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामा नहीं करेंगे, हम कोई जनूबी पंजाब के अवाम को कोई झूठा एक तसल्ली नहीं देंगे। हम इसको इंशाअल्लाह ताला एक्चुअलाइज करेंगे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो वादा किया अवाम से वो वफा किया। जनूबी पंजाब से भी जो हमारी कमिटमेंट है, जो वादे हैं, जो उनकी डिमांड है, उसको इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ही पूरा करेगी इंशाअल्लाह। IMF का चलाया, कामयाबी से चलाया, लेकिन उसमें उन्होंने अवाम का जो मफाद था और जो अवाम की उसमें एहसास था, उसको उन्होंने मद्देनज़र रखा। और उस प्रोग्राम के बावजूद जो कि 4 साल 3 साल चला, उन्होंने प्राइसेस बढ़ने नहीं दी,
आटे की प्राइस 35 रुपए किलो रही, चीनी की प्राइस 50 to 55 रुपीस किलो रही और तेल की प्राइस 140 रुपए किलो रही। इसके अलावा भी सब्जियां भी इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त होती रही और वो मेंटेन रही 4 साल प्राइस। और फिर एक दिन आया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पहली हुकूमत थी जिसने ना सिर्फ प्राइसेस मेंटेन की, कामयाबी से IMF का प्रोग्राम चलाया, अवाम के जो चूल्हे थे वो भी जलते रहे, IMF प्रोग्राम भी चलता रहा। और वो एक दिन आया जब 2016 में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कामयाबी से IMF के प्रोग्राम को पहली बार तारीख में खुदा हाफिज कह दिया। तो इनको तो वो वाला पाकिस्तान मिला था, लेकिन क्योंकि नालायकी और नाअहली इतनी शदीद थी कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नोज डाइव उसने किया। और फिर इन्होंने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों में। लगता था कि पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान नहीं IMF चला रहा है, और वो शराइत इतनी कड़ी थी कि उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े। और फिर उससे बड़ा जुल्म ये किया कि जाते जाते उस मुआहदे को फ्लाउट कर गए, उसको फाड़ के फेंक गए, क्योंकि इनको पता था मैं तो जा रहा हूँ। जाते जाते अपने आप को तो बचा गए, पाकिस्तान को ये मुश्किलात में झोंक गए। तो बात ये कि जब आपने एक मुआहदा कर लिया है, आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम रिलीफ देना चाहें भी तो अभी वो हम नहीं दे पा रहे। उसकी वजह यह है कि IMF ये कहता है कि एक तो मुआहदे की शराइत बहुत कड़ी है, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। दूसरा, जब आपने मुआहदे की खिलाफ की, धोखा किया, तो अब वो ये कहते हैं कि पहले आप ये कीमतें बढ़ाएं, पहले आप ये मुश्किल कदम उठाएं, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। तो जब हम IMF आपको आपके साथ नहीं आता, तो बाकी डोनर्स या बाकी जो लोग हैं वो भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। तो हमारी ये मजबूरी है इस वक्त कि हमें IMF की शराइत माननी है। अल्लाह ताला करे कि जो मुस्तकबिल करीब में वो वक्त आए कि हम अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करें कि हम वो जो मुआहदा किया हुआ है उसकी शराइत से अपने आप को थोड़ा आज़ाद करने के काबिल हो जाएं। तो मुस्लिम लीग नून को कोई शौक नहीं है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ख़राब करे, या वो अवाम में जो उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख़ है रिलीफ देने की, अवाम के घरों में रिलीफ लाने की, उनके किचन्स में रिलीफ लाने की, उनको सस्ती रोटी फराहम करने की, सस्ती बिजली फराहम करने की, गैस फराहम करने की, उनकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतें जो है वो नीचे लाने की। तो ये एक हिस्ट्री है मुस्लिम लीग नून की। हमारे पर ये बहुत इस वक्त प्रेशर है, बोझ भी है। और खुशी की बात यह है कि आपका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो दिन रात इसी पर अपना सर्फ कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आएगी, और ज़रूर आएगी। तो ये हक़ाइक़ हैं जिनका इदराक ज़रूरी है, और इन हक़ाइक़ को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम इस वक्त, और आपको पिछली हुकूमत के लोगों, जो चाहे वो शौकत तरीन साहब हों या वो कुछ हों, उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी ऑडियोज़ ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अपने आप को बचाने की बात की है, पाकिस्तान को मुश्किलात में धकेलने की बात की है। तो ये पूरी कौम के सामने है। लेकिन मैंने कल भी ये कहा था कि ये तो रोते रहे ना, इनको तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला, 5.8 ग्रोथ पे पाकिस्तान इनको मिला, और जब इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से वो नोज डाइव किया, तो बजाय इसके ये अपनी कारकर्दगी का जवाब देते कि आपने हंसते बसते तरक्की करते हुए पाकिस्तान को किस तरह आपने ज़मीन के नीचे आप ले गए, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया 4 साल पिछली हुकूमत। हम ये आपको ज़रूर बता रहे हैं कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत के किए गए हैं, ये उनकी नाअहली और नालायकी है, ये उनका जुल्म है जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ किया है। लेकिन हम आपको साथ ये भी कह रहे हैं, हम सिर्फ रो नहीं रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम इसमें बेहतरी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आपको उम्मीद भी दिला रहे हैं, और आपसे वादा भी कर रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लेकर आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी या किसी भी मुल्क की इकॉनमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ओवरनाइट आप बिल्कुल ओवरहॉल कर दें या उसको बिल्कुल चेंज करके रख दें। इकॉनमी को ख़राब करने में 4 साल लगाए हैं, तो बेहतरी में कुछ अरसा लगेगा, बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। आपने भी लॉन्ग मार्च किया, मौलाना नवाज साहब ने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के हवाले से। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने और मुस्लिम लीग नून ने एक असूली मौक़िफ़ 2017 में जब ये पनामा शुरू हुआ और ये जो इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई,
एक असूली मौक़िफ़ वोट को इज़्ज़त दो का अपनाया था। तो जब वो अपनाया था तो ऐसा नहीं था कि हमें ये इल्म नहीं था कि इसके लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। वो ये फितना जो आजकल है, इसको मैं फितने के नाम से पुकारती हूँ, वो ये मौक़िफ़ नहीं था कि आप हुकूमत में जब तक मैं रहूँ तब तक जो जनरल बाजवा साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ़ों के ज़मीन आसमान कलाबे मिला रहे थे। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बेहतरीन इस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही इमरान खान साहब पावर से निकले, दफ्तर से निकले, तो बाजवा साहब में भी उनको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई, इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो गई। तो इक़्तिदार में मैं रहूँ तो सब ठीक है, इक़्तिदार से मैं बाहर आ जाऊँ तो सब ख़राब है। ये मौक़िफ़ नहीं था हमारा। हमारा एक असूली मौक़िफ़ था, उसके लिए हमने जिद्दोजहद की। उसके लिए हम सबको पता था कि वो कोई फूलों की सेज नहीं है, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और ये जानते हुए हम उस जिद्दोजहद में गए। एक हमारा कमिटमेंट थी कॉज के साथ, एक हमारा जज्बा था कि इस मामले में हमने जुल्म के आगे, इंतकाम के आगे सर नहीं झुकाया। और उसके लिए देखें कुर्बानियाँ देनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब को पिछले 2 अदवार में भी निकाल दिया गया, मुशर्रफ दौर में भी जो मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो नवाज शरीफ साहब को अटक किले में फेंक दिया जाके। और हथकड़ियों उनके जो सीट्स थी, सीट जो थी उनकी जहाज़ की, उनको एक जब मेरा ख्याल है अटक से शायद कराची लेके जाया जा रहा था, 99 की ये बात है। तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने बताया था कि जब उनको एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये RTS बिठा के प्राइम मिनिस्टर नहीं आया था, ये जनरल फैज़ का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर नहीं था, अवाम का लाया हुआ प्राइम मिनिस्टर था। तो 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आया था। तो उनके जब हाथ उन्होंने बांधे सीट के साथ, तो नवाज शरीफ साहब नहीं रोए, उनके हाथ पे आंसू गिरे। जो शख्स उनको उनके हाथ सीट से बांध रहा था और हथकड़ी लगा रहा था, उसके आंसू थे जो उनके हाथ पे गिरे। अटक किले की जेल बर्दाश्त की। और वो आप ज़रा अटक किला जाके देखें, वो वहाँ पर इंसान 1 घंटा नहीं गुजार सकता। 14 महीने तब जेल काटी, नहीं रोए। 1 साल अब जेल काटी, नहीं रोए। मैं अपनी बात तो करती नहीं, डेथ सेल में रहकर आई हूँ 50 डिग्रीज के अंदर। एक चारपाई थी मेरे कमरे में, बाथरूम और कमरा इकट्ठा था। और जो लोग थे वो ये बात करते थे, मुझे पूछते थे कि आपको अगर कोई तंगी है, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं कहती थी नहीं। और ये नहीं कि मैं कभी मीडिया के सामने नहीं रोई, मैं अपने उधर सेल में भी कभी मुझे अपनी बेचारगी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक जज्बा था, एक कमिटमेंट थी कॉज के साथ। इसी तरह जो भी हमारे जितने भी लीडर्स का मैंने कल नाम लिया, शहबाज शरीफ साहब को आप देख लें, उन्होंने 2 दफ़ा ये कैद काटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए किया। हमजा शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आप किस का नाम लेंगे? सब ने तकलीफ़ात बर्दाश्त की, इंतकाम और जबर का सामना किया, लेकिन डट के खड़े रहे, क्योंकि सियासी कारकुन थे, मकसद का पता था, आवाम की नब्ज़ पे हाथ था, और पॉलिटिकल लोग थे, ट्रेनिंग हुई थी। अब आप ये देखें, अब दूसरी साइड पे आ जाएं। दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? हमने 6-6 महीने की जेल काटी, हमारी जमानत नहीं होती थी, बेंच टूट जाते थे जब जमानत की बात आती थी। वहाँ 2-2 घंटे में पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं, और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानमती का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के, उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के, किसी और पार्टी के लोग तोड़ के, उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया, और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी ज़बरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं। किसको हथकड़ी लगी अभी तक, और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ? किसको अटक किले में फेंका है? किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है? किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है? किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है? किसके ऊपर मंशियात का केस बना है? किसी पर नहीं बना।
इनके ऊपर तो जायज केस भी अभी तक नहीं बने, और जो बने हुए हैं उसमें ये हाजिरी भी नहीं दे रहे अपनी कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि जब कोर्ट बुलाती है और ये नहीं जाते तो ये हमारे इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा भी है। कोर्ट्स को अपनी इज्जत और एहतराम इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ये इस तरह से उसको ब्लेटेंटली आप फ्लाउट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी कभी मजाक उड़ाया जा रहा है। इनका अपना मजाक तो उड़ रहा है। लोगों ने देखा किस तरह ये इनका तमाशा बन रहा है। तो जाहिर है जो सियासी जमात नहीं थी, जनरल फैज साहब के लाए हुए लोग थे, उनकी छतर छाया में ये लोग पल रहे थे। तो अब बेफैज जब से हुए हैं तो इनको समझ आई है कि सियासत क्या होती है। कि मुश्किल फैसले जो है वो सिर्फ आवाम के लिए क्यों किए जाते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए उनको इम्प्लीमेंट भी किया, वो हो रहा है। मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको भी अवाम की तकलीफ़ को देखते हुए रज़ाकाराना तौर पर भी अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको सरेंडर करना चाहिए, उनको मिनिमाइज़ करना चाहिए। अवाम के साथ उनको अपनी जो पूरी इस चीज़ के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहिए, और अगर हुकूमत पाकिस्तान इसमें मज़ीद वो कर सकती है तो ज़रूर करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ। सूबों और मरकज़ के दरमियान जो मामला हैं उस पर आप देखभाल। देखिए, इस बात के दो पहलू हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की, और वो ये है कि सूबों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि एग्जीक्यूशन जो एजेंसी है वो सूबे हैं, और महंगाई को कंट्रोल करना भी, रेट्स को कंट्रोल करना भी ये सूबों का काम है, इनकी एग्जीक्यूशन सूबों की है। तो मैं तो तब बड़ी हैरान होती थी, और मुझे ये कई दफ़ा शिकवा भी होता था कि हुकूमत पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ ये नहीं बता सकी लोगों को कि देखें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो सिर्फ फेडरल में है, पंजाब अभी चंद दिन पहले तक इमरान खान के पास था, केपी के हुकूमत अभी चंद दिन पहले तक 10 साल के तक इमरान साहब के पास थी, जीबी की हुकूमत आज भी उनके पास है, एजेके की हुकूमत आज भी उनके पास है, बलोचिस्तान हुकूमत भी उन्हीं की थी। तो मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि महंगाई का फिर जिम्मेदार शहबाज शरीफ क्यों है, सारा इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब पे क्यों है। तो ये बड़े आराम से सारा शहबाज शरीफ साहब पे डालकर निकल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि गफलत इनकी बहुत ज़्यादा है। ये लोग इंतकाम में लगे रहते हैं, ये लोग इल्ज़ाम तराशी में लगे रहते हैं, और आवाम की खिदमत से ये 100% गाफिल हैं और रहे हैं गाफिल। तो सबसे बड़ा कसूर तो इनका है, सबसे बड़ा कसूर तो इनका है। हाँ, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, मेरा ख्याल है इसको शहबाज शरीफ साहब ज़रूर देख रहे होंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसको देख रही होगी कि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को जो जैसे आपने कहा, मेरे इल्म में भी ये बात आती है जब मैं MNAs MPA से बात करती हूँ कि सस्ते आटे की सप्लाई जो है और वो उसकी चेन को भी बढ़ाया जाए और वो वहाँ पर लाइनें ना लगी हों। देख रहे हैं इस चीज़ को, ज़रूर देख रहे होंगे, और इस चीज़ को देखना चाहिए भी। मुल्क में अगर एनार्की होती है, मुल्क के अंदर अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है, तो उसमें वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जिसके ऊपर सारी जो नेगेटिव चीज़ें वो होती हैं। आई एग्री विद यू। और इस मुल्क को खारजी तौर पर एक्सटर्नली कोई थ्रेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटर्नल थ्रेट से निपटने के लिए हमारे पास पूरा हम तैयार भी हैं, और उसको कोई थ्रेट नहीं। इस मुल्क को अगर थ्रेट है तो वो जो इंटरनल जो आपस में इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, वो उससे इस मुल्क को सबसे बड़ा ख़तरा है। और जब तक ये बात आपकी 100% ठीक है कि जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर जो है वो डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ेगा। ये मुआशरा आप अपने विजन को कैसे देख रही हैं, आप अपने विजन के साथ इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं ये समझती हूँ कि बड़ा शुक्र है आपने कोई सियासी सवाल से हट के सवाल किया।
देखिए इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा बल्ज है वो यूथ बल्ज है, लेकिन आप इस बात को देखें कि वो यूथ जो है उसके पास इस वक्त डायरेक्शन नहीं है, तालीम भी हासिल कर रहे हैं लेकिन आगे मौके नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल उनके लिए ना सिर्फ ये कि रोज़गार के मौके होने चाहिए, बल्कि मेरे दिल के करीब है ये बात कि एक तो यूथ को स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, वो आला तालीम हासिल करें, लेकिन आला तालीम हासिल करके वो ब्रेन ड्रेन ना हो, वो उनको इस मुल्क में उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि जो खिदमात वो बाहर जाके देते हैं, जो खिदमात वो जो कंट्रीब्यूशंस वो बाहर के मुल्कों की तरक्की के लिए दे रहे हैं वो पाकिस्तान में भी हों और वो उसकी जो उनको जो मौके वहाँ फराहम किए जाते हैं वो पाकिस्तान उनको फराहम करें। फॉर इंस्टेंस जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं, मेरा ये अब लोगों ने अपने घर से जो काम शुरू किया हुआ है और आईटी इंडस्ट्री ने जिस तरह दुनिया में तरक्की की है, मेरा बड़ा ये दिल करता है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रोग्राम्स हों, पाकिस्तान के अंदर भी इंक्यूबेटर्स हों, पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमतों की तरफ से हैंड होल्डिंग के प्रोग्राम्स हों, ताकि बच्चे अपने अपने छोटे छोटे काम ये जो यंगस्टर्स हैं ये खुद शुरू करें, हुकूमत इनका हाथ पकड़े, इनको एक्सपर्टीज़ दे, इनको जो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो कर्जे देने पड़ें या वो इनको आसान शराइत के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको वो वसाइल फराहम माली वसाइल फराहम करें, ये ज़रूर करना चाहिए और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिलिकॉन वैली पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। हाल की रोकथाम खास तौर पर जब PMLN एक ओनरशिप है आपकी नेशनल एक्शन प्लान की और ना उस पर कोई अमल दरामद हुआ, ना उस पर उस हवाले से कोई जो एक उसकी एक्चुअल जो स्क्रिप्ट उसके मुताबिक उस पर अमल नहीं, इस बारे में क्या कहेंगे कि कोई कमीशन आप इस पर बनाएंगे कि इन पर जो इनके जो क्राइम्स हैं उसको जो है ना वो इन्वेस्टिगेट? अभी तो आपने कमीशन की बात की, शहबाज शरीफ साहब ने तो इमरान खान साहब से चंद सवाल पूछे हैं इस सानहे के बाद जो KPK में हुआ है, तो उनको उस पर बहुत गुस्सा है और वो कह रहे मैं अब हुकूमत में नहीं। देखिए बात यह है कि आप एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले तक तो आप ही हुकूमत में थे और 10 साल आप उस हुकूमत में रहें। 10 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है और उस 10 साल के अरसे में जो आपने वहाँ काम किए, आपने जो वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, CTD है, आपने उनको वहाँ पर स्ट्रेंथन नहीं किया, आपने नेशनल जो एक्शन प्लान था उसको वहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने उनको वो पैराफर्नीलिया नहीं दिया, आपने उनको वो ताकत नहीं दी, आपने उनको वो स्ट्रेंथ नहीं दी जिसकी उनको ज़रूरत थी। आज भी वो वहाँ पर जो लोग इस धमाके में शहीद हुए वो निहत्ते लोगों की तरह थे। पुलिस और जो काउंटर टेररिज्म फोर्स थी वो निहत्ते लोगों की तरह थी, उनके पास वो सब साजो सामान नहीं था। और आप ये देखें कि वहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई हुई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, वो एक किराए की बिल्डिंग में, खुद वो वहाँ पर गवर्नर हाउस को इस्तेमाल इस तरह करते रहे, वज़ीर आला हाउस को इस तरह इस्तेमाल करते रहे अपने ज़ाती मकासद के लिए, लेकिन उन्होंने उसको स्ट्रेंथ नहीं दी। तो मुस्लिम लीग नून ने तो देखें, जब 2013 में मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला तो सिर्फ 22 घंटे की लोड शेडिंग नहीं थी इस पाकिस्तान के अंदर, हर गली में, हर शहर में हर रोज़ धमाके होते थे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि बहुत लोग जो है वो हर शहर में सूबों में ये हाल था, शहीद हो रहे थे, नुकसान हो रहा था पाकिस्तान का। फिर देखें आपने तारीख़ के 2 सबसे बड़े जो वॉर ऑन टेरर लड़ी पाकिस्तान ने, एक ज़रब-ए-अज़्ब थी, एक रद्दुल फसाद थी, और पहली मर्तबा ये हुआ दोनों में कि एक नेशनल कंसेंसस हुआ। अभी वो धरनों से निकला था, उसको भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में दावत दी कि आओ आकर मुल्क में जो मसला है जो हमें दरपेश है उसमें जो APS अटैक के बाद उनको भी बिठाया। ये नहीं देखा कि ये शख्स मुझे दिन रात गाली निकालता है, कौम के और मुल्क के मफाद पर, इस मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर उनको भी बिठाया साथ। पहली मर्तबा देखा कि पार्लियामेंट भी, उलमाए कराम भी और जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, सब ने ज़रब-ए-अज़्ब के पीछे वो सब खड़े हो गए। एक नेशनल कंसेंसस नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में डेवलप हुआ और फिर जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो जुट गए उस काम के अंदर और उन्होंने कुर्बानियाँ दी, शहादतें हुई। लेकिन इन 2 जो हमने वॉर ऑन टेरर लड़ी है, ज़रब-ए-अज़्ब और रद्दुल फसाद, उसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन आया।
کو اپنی معاشی پالیسی اور جس لیے وہ کام کرتی ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے اس میں جو معاشی پالیسیز پہ جو کام ہو رہا ہے آپ نے دو چیزوں کو اکٹھا جوڑ دیا ہے. آپ نے میری جو جماعت کی طرف سے ذمہ داری ہے, میں کوئی حکومتی عہدیدار نہیں ہوں. جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, اور لوگ اپنا اپنا کام پوری جو تندہی ہے اس سے انجام دے رہے ہیں. آپ سے زیادہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ اس قوم کو ہم نے ریلیف دینا ہے. مسلم لیگ نون کی لیگسی کو, نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کامیاب کرنا ہے, اپ ہولڈ کرنا ہے. یہ پریشر ہم پہ بھی ہے, یہ بوجھ ہم پر بھی ہے. جہاں تک معاشی پالیسیز کا تعلق ہے اس کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. یہی ہم ابھی کر سکتے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بہتری ضرور آئے گی. جہاں تک آپ نے ٹکٹس کی بات کی تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ہمیشہ مسلم لیگ نون حکومت میں ہو یا مسلم لیگ نون حکومت سے باہر ہو, اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ, یہ جو آپ کی خواہش ہے نا کہ صرف یہ رہ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے پاس ابھی بھی جو لوگ جو مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہیں ان کی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی لمبی لسٹ ہے. میں بہاولپور کی ڈویژن میں گئی, آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہوں گے, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ اس سلیکشن کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گی انشاءاللہ. کیا ہم اپنی زندگی میں ووٹ کو عزت کی بنیاد پر الیکشن دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر ہی الیکشن ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ کو جب عزت نہیں دی گئی 2018 کے الیکشن میں, جب RTS بند کیا اور ایک اناڑی کو لا کے آپ نے 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا دیا, اس کے بعد جو ملک کا حال ہوا ہے, اس کے بعد جو لانے والوں کا حال ہوا ہے, تو انہوں نے بھی سبق سیکھا ہے, اس ملک نے بھی سبق سیکھا ہے. تو ووٹ کی عزت کی طرف تو ہمیں جانا ہی پڑے گا, کیونکہ وہی حل ہے اس ملک کی ساری جو مشکلات ہیں. ان کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے, دیکھیں ایک فیصلہ ایک ٹولے نے کیا اور وہ ایسے انسان کو, نااہل ترین انسان کو اٹھا کے انہوں نے عوام کے سر پہ بٹھا دیا, تو وہ تجربہ تو ناکام ہو گیا. تو عوام کی جو اجتماعی عقل و دانش ہے وہ اس کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. ان کے ووٹ کی طاقت سے جو حکومت آئے گی, اور وہ جب عوام نے ووٹ کی طاقت دکھائی تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے الیکٹ کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا. ہر مختلف نیوز اپڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں.